Hello and welcome to the lecture series of News Academy of Commerce and Maths. Hi, I am अजिंक्य चांदेकर और आज जो हम लोग का जो टॉपिक होगा वो होगा इनकम टैक्स के ऊपर। एक्चुअली आज का जो सीरीज है वो हम लोग आज का जो लेक्चर है वो टैक्स के ऊपर लेकर के आने वाले हैं, टैक्स मैनेजमेंट के ऊपर। और ऑब्वियसली इट इज़ फॉर द सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स और टैक्स मैनेजमेंट लेकर के आएंगे हम लोग। और ये जो होगा ये लेक्चर किसके लिए होगा, तो सीएमए फाइनल के लिए, मतलब इन शॉर्ट फाइनल पर्सपेक्टिव से होगा। आइदर इट इज़ फॉर द सीएमए और इट इज सीए और सीएस, ये सबके लिए होगा। मोर ओवर हम लोग फोकस जो करते हैं वो किसके ऊपर करेंगे, तो सीएमए फाइनल के ऊपर करेंगे। तो टैक्स मैनेजमेंट में आज जो हम लोग का लेक्चर होगा वो होगा किसके ऊपर, तो प्रोसीजर फॉर असेसमेंट। ठीक है, तो प्रोसीजर फॉर असेसमेंट एक्चुअली इसका सीरीज, मतलब ये जो लेक्चर सीरीज जो शुरू करने वाले हैं हम लोग का टैक्स के ऊपर में, तो सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो प्रोसीजर फॉर असेसमेंट के ऊपर में होगा। असेसमेंट एक्चुअल में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि इसमें से अच्छे खासे मार्क्स के अपने क्वेश्चन आ जाते हैं उसके ऊपर। आफ्टर दैट ये हमारे लिए सेकंडली इम्पोर्टेंट इसलिए है, फर्स्ट पॉइंट तो ये है, इसका मेजर पॉइंट मेजर रीजन तो ये है कि अच्छे मार्क्स कवर करते हैं। और सेकंड चीज ये है कि हम लोग इस चैप्टर को इसलिए इम्पोर्टेंट ज़्यादा फोकस कर सकते हैं क्योंकि ये सारा जो भी हम लोगों ने पढ़ा वो सारा का सारा डिस्कशन किसके लिए किया था हमने, तो फिर सिर्फ इसी पर्पज के लिए किया है। मतलब जितने भी ट्रीटमेंट हमने पढ़ी हैं, जितना भी मतलब इनकम फ्रॉम मतलब 5 हेड्स हो या एनी मतलब XYZ, जो भी चीज़ें हम लोग करते हैं, जो भी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं वो मेनली हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, तो हम इस असेसमेंट के लिए ही कर रहे हैं। ठीक, और थर्ड ये चैप्टर करने का रीज़न एक और भी है कि हम लोग थोड़ा-सा कन्फ्यूजन को दूर करेंगे, क्योंकि जो कुछ हमारे स्टडी मटेरियल के थ्रू कन्फ्यूजन आता है, हमारे स्टडी मटेरियल के थ्रू क्या होता है कि हम लोगों को रिटर्न ऑन इनकम का एक अलग चैप्टर है, जो कि थोड़ा-सा पहले है। एंड आफ्टर दैट हम लोग का नेक्स्ट यूनिट होता है, नेक्स्ट स्टडी मैट होता है, वो प्रोसीजर के ऊपर होता है, असेसमेंट प्रोसीजर का होता है। जैसे कि हम लोगों को थोड़ा-सा डाउट क्रिएट हो जाता है कि ये दोनों एक अलग-अलग पार्ट होते हैं, बट एक्चुअल में दोनों के दोनों एक ही पार्ट होते हैं। असेसमेंट प्रोसीजर के अंदर में दोनों आ जाते हैं। प्रोसेस ऑफ असेसमेंट के अंदर ही दोनों चीज़ें आ जाती हैं, सारी चीज़ें आ जाती हैं, मतलब कि वो रिटर्न ऑन इनकम भी इसी के अंदर आता है और सारे के सारे पार्ट्स ऑफ असेसमेंट भी इसी के अंदर आते हैं। ठीक, मतलब क्या कि हम लोग के माइंड में अगर कोई कंफ्यूजन है कि अगर रिटर्न ऑफ इनकम अलग है और असेसमेंट अलग है, तो ऐसा नहीं है। हम लोग के प्रोसेस ऑफ असेसमेंट के अंदर ही ये सारी चीज़ें कवर अप हो जाती हैं, और थोड़ा-सा कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम लोग को ये चैप्टर का पढ़ना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो रिटर्न ऑफ इनकम को हम लोग अलग और असेसमेंट को अलग ऐसा नहीं करने वाले हैं, ये दोनों के दोनों एक ही यूनिट में कवर होता है। एक्चुअल में जैसे हम लोग को पता है कि ये चैप्टर जो होता है, मतलब इनकम टैक्स एक्ट के बेसिस पे देखा जाए तो एक्ट के अंदर में ये चैप्टर नंबर 14 होगा, और इस चैप्टर के थ्रू हम लोगों को ये सारी चीज़ें पढ़नी होंगी। तो हम लोग को पूरे इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, तो हम लोग को पूरे चैप्टर में यही पढ़ना होगा कि प्रोसेस क्या होता है, असेसमेंट क्या होती है, कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पर एंड होता है, किस सेक्शन से। देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम लोग जब किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं, चाहे वो लॉ हो या फिर टैक्स हो, टैक्स भी इज़ अ टाइप ऑफ लॉ फॉर अस। टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स प्लानिंग हम लोग करने वाले हैं, तो ये इसके अंदर ऑब्वियसली ये वो पार्ट है हमारा जो हम लोगों को थोड़ा-सा लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, क्योंकि इसमें भी केस स्टडीज़ भी होंगी, तो हम लोगों को इसमें भी सेक्शन को भी उतना ही फोकस देना है जितना नॉर्मल हम लोग थ्योरीज़ को देते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग जो थ्योरी पढ़ने वाले हैं वो किसके ऊपर फोकस करेंगे, अपने सेक्शन के ऊपर भी फोकस करेंगे। किस सेक्शन से शुरू होता है, किस सेक्शन पे जाके एंड होता है, हम लोग को सारी चीज़ें स्टार्ट करना है। और हम लोग को बाकी भले ही सारा डीप नॉलेज आ रहा है, सेक्शंस अगर याद नहीं होते, लेकिन हमें एक सेक्शन तो ज़रूर अच्छे से याद होता है, जो होता है रिटर्न ऑन इनकम का, जो कि होता है 139। और हम लोग का प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट जो है वो शुरू ही होता है कौन से सेक्शन से, तो 139 से, मतलब रिटर्न ऑफ इनकम से शुरू होता है, और ये धीरे-धीरे चलते-चलते आई थिंक ये 158 तक चलता है। हम लोग को 158 तक के सेक्शन सारे कवर करने हैं। 139 से लेके 158 जितने भी सेक्शंस हैं, वो सारे सेक्शन हमें करने हैं। 1-2 कुछ-कुछ सेक्शंस हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, रिलेवेंट ही नहीं है, तो हम उन सेक्शन को छोड़ेंगे, अदरवाइज़ बहुत लेंथी भी हो जाएगा एक ही चैप्टर। तो हम लोग के पास ये टोटल सेक्शंस हैं, तो 139 से बेसिकली 139 से 158 के सेक्शंस, आई थिंक मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट फिर भी 158 तक की सेक्शंस है कुछ। तो ये सारे सेक्शंस हमें कवर अप करने हैं इस चैप्टर के अंदर। और ये चैप्टर हमारा होगा प्रोसीजर फॉर असेसमेंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना चैप्टर नंबर 14। इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमारा चैप्टर नंबर होने वाला है ये चैप्टर 14। ठीक, चैप्टर 14 होगा हमारा प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट। प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट मतलब होता क्या है, पहले हम लोग थ्योरेटिकली सब कुछ समझ लेते हैं, फिर हम लोग थॉरोली पढ़ेंगे
सेक्शन वाइज, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि पूरा असेसमेंट होता क्या है, सारा चीज हम लोग का पूरा मैटर किस पे बेस्ड होगा, तो हमारे असेसमेंट के ऊपर। हमें असेसमेंट समझ में आएगा तब हम लोग समझ सकते हैं कि व्हाट इज द प्रोसीजर बिहाइंड इट। तो पहली बात है कि असेसमेंट क्या होता है। असेसमेंट एक्चुअल में, देखो असेसमेंट ही हमारा मेन खेल था, क्योंकि हम लोग जब अपना इनकम टैक्स शुरू ही करते हैं तो सारी चीजें असेसमेंट से ही रिलेटेड होती हैं। चाहे वो असेसमेंट ईयर हो, फिर असेसमेंट ईयर के पहले वाला ईयर होता है प्रीवियस ईयर, मतलब हमारा प्रीवियस ईयर भी किस पे बेस्ड था, तो हमारे असेसमेंट ईयर पे बेस्ड था। चाहे वो हमारे एसएससी की बात आए, एसएससी कौन होते हैं, जिन पर्सन का इनकम को असेस किया जाता है वो होते हैं हमारे एसएससीज होती हैं। तो इन शॉर्ट क्या सारी चीजें ही हमारी किसके ऊपर बेस्ड होती हैं, तो हमारे असेसमेंट के टर्म के ऊपर ही बेस्ड होती है। तो जब हम लोग किसी भी इसलिए मैंने इनकम टैक्स जब हम लोग लॉ मतलब जब फाइनल, बिकॉज हम लोग फाइनल में है तो बेसिक चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं अभी। बेसिक चीज़ें इन द सेंस कि पहले हम लोग को रेजिडेंशियल पढ़ना होता है, सेक्शन 1 2 3 4 स्टार्ट करने के की जगह हम लोगों ने मेन चीज़ को स्टार्ट किया, क्योंकि बेसिक चीज़ें तो आप लोगों को पता होंगी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी प्रोसीजर फॉर असेसमेंट। और असेसमेंट को शुरू करने के पहले हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि व्हाट इज द असेसमेंट। असेसमेंट क्या होता है हमारे लिए। असेसमेंट इज द प्रोसेस, ठीक है। असेसमेंट इज द प्रोसेस ऑफ, इज अ टाइप ऑफ स्क्रूटिनी। हम लोग अपने इनकम को क्या करने वाले हैं, तो स्क्रूटिनाइज करने वाले हैं कि जो हमारा इनकम है उन इनकम को सारी चीज़ों को स्क्रूटिनाइज करते हैं। स्क्रूटिनाइज करने के बाद हम लोग उन चीज़ों के ऊपर अपना टैक्स कैलकुलेट करते हैं। और देयर आर द वेरियस टाइप्स ऑफ असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट हो, प्रोविजनल असेसमेंट हो। कुछ असेसमेंट हमारे हट भी चुके हैं, चाहे वो प्रोविजनल असेसमेंट हो या बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो। तो अलग अलग टाइप के असेसमेंट होते हैं, रेगुलर असेसमेंट हो, तो बहुत सारे हमारे पास असेसमेंट्स हैं। तो ये सारे टाइप के असेसमेंट्स में हमें करना क्या होता है, तो हमें अपने टैक्स को कैलकुलेट करना होता है। या तो हम लोग खुद से करेंगे, दैट इज सेल्फ असेसमेंट, या हमारे किसी और अथॉरिटी के थ्रू किया जाएगा, दैट इज अ टाइप ऑफ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। सारी चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे वैसे। तो बस इन शॉर्ट तो असेसमेंट में होता क्या है, तो हमें अपने टैक्स को कैलकुलेट करना होता है, हमें अपने टैक्स के बर्डन को कैलकुलेट करना होता है। अपने टैक्स के बर्डन को कैलकुलेट करने के बाद हम लोग उसका जब टैक्स पेमेंट करते हैं, तो टैक्स कैलकुलेशन से लेके टैक्स पेमेंट के पूरे प्रोसेस को हमें क्या बोला जाएगा, तो असेसमेंट, टैक्स असेसमेंट। तो ये सारा असेसमेंट का जो प्रोसेस है हमारा चैप्टर नंबर किसके अंदर इन्वॉल्व होगा, तो हमारे चैप्टर नंबर 14 के अंदर इन्वॉल्व होगा। अब ये चीजें शुरू कहाँ से होती हैं, तो हम लोग का सबसे पहले क्या करना होता है, तो हमें सेक्शन नंबर 139 के बेसिस पे रिटर्न फाइलिंग करनी होती है, ठीक है। रिटर्न फाइलिंग में हम लोग को कुछ कुछ चीज़ें ध्यान देनी होती है बेसिकली, कि हम लोग को क्या ड्यू डेट होती है। ड्यू डेट क्या होती है, मीन्स कौन से पर्सन्स होती है, ड्यू डेट होती भी है। अलग अलग पर्सन हम लोग इनकम टैक्स में पता है कि 5 पर्सन के 5 टाइप्स के पर्सन होते हैं, हर टाइप्स के पर्सन के लिए अलग ड्यू डेट्स होती है। उन ड्यू डेट्स के बेसिस पे हम उन ड्यू डेट के बेसिस पे जो अलग अलग कैटेगरीज के पर्सन होते हैं वो पर्सन अपने अपने रिस्पेक्टिवली टैक्स को रिटर्न फाइलिंग करते हैं। अब रिटर्न फाइलिंग करने के पहले हमें अपना असेसमेंट कर लिया होना चाहिए, और उस असेसमेंट के बेसिस पे हम लोग अपना टैक्स पे करते हैं। एक चीज़ जो मेरे को पहले बताना ज़रूरी है, एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो नॉर्मली जो हमारे क्वेश्चंस में आती भी हैं, और वो जिनका अमेंडमेंट हो चुका है, वो चीज़ें मैं पहले एक बार बता दूँ, फिर जब मेनली हमारे सेक्शन में आएगा, हम उस पे फिर डिस्कस करेंगे ही। बट एक पॉइंट ये है कि हम लोग जब रिटर्न फाइलिंग करते हैं, ठीक है, रिटर्न फाइलिंग जब करते हैं उसके पहले हमारा असेसमेंट होना ज़रूरी होता था, ठीक है, अदरवाइज़ उसे डिफेक्टिव रिटर्न बोला जाता था। लेकिन आज की डेट में वो चीज़ें हट गई हैं। अब वो क्या हो गया है हमारे लिए, अब वो डिफेक्टिव रिटर्न के स्कोप से हट चुका है, अब वो डिफेक्टिव रिटर्न के डेफिनेशन से हट चुका है। मतलब क्या, रिटर्न फाइलिंग बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट अभी तक का ये था कि अगर हम लोगों ने असेसमेंट किए बिना रिटर्न फाइलिंग की, तो हमारे लिए वो क्या होगा, डिफेक्टिव रिटर्न होगा। बट ऐसा अब नहीं रहा, वो हमारे डिफेक्टिव रिटर्न की डेफिनेशन से वो चीज़ें हट चुकी है। तो ये बस मैंने बीच में इसलिए लाया कि वो रिटर्न हमारा असेसमेंट से रिलेटेड था। अगर आपके कॉन्सेप्ट में अगर आपने कहीं पढ़ा होगा या फिर आपका कॉन्सेप्ट उस तरीके से होगा, तो मैंने उस चीज़ को क्लियर करने के लिए बस बताया कि रिटर्न और असेसमेंट में वैसे तो फ़र्क होता है। प्लस हमने अभी तक ये पढ़ा था कि हमारा असेसमेंट हो जाना चाहिए बिफोर फाइलिंग द रिटर्न, या फिर रिटर्न मतलब ये रिटर्न होने के पहले हम लोग को असेसमेंट हो जाना चाहिए। तो अदरवाइज़ उसको डिफेक्टिव रिटर्न बोला जाता था। हमें पता है कि डिफेक्टिव रिटर्न भी होते हैं हमारे कॉन्सेप्ट में। तो वो चीज़ अब हमारे अमेंडमेंट हो गई है और वो चीज़ रिमूव हो गई है। ऑब्वियसली वो उसको टाइम भी हो चुका है, बट फिर भी मेरे को बताना ज़रूरी था। खैर, हम लोग का जो असेसमेंट होता है, असेसमेंट कहाँ से शुरू होता है, तो हमारे रिटर्न से शुरू होता है। प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट में अगर हम लोग सेक्शन वाइज देखें, तो सेक्शन से तो हम लोग एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि प्रोसेस में क्या-क्या आएगा। कहाँ से शुरू होता है, रिटर्न फाइलिंग करना होता है, रिटर्न फाइलिंग के बाद हम लोग का असेसमेंट। अच्छा, बेसिकली हम लोग जब रिटर्न फाइल करते हैं, रिटर्न फाइलिंग के बाद क्या-क्या होता है? रिटर्न फाइल जब हम लोग पास करेंगे,
जब हम लोग रिटर्न फाइल करेंगे एज पर सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन नंबर 1, हम लोग सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के बेस पे हम लोगों ने रिटर्न फाइलिंग कर दी। एज द केस में भी हम लोग कोई भी एसएससी है, हम लोगों ने रिटर्न फाइल की। रिटर्न फाइल करने के बाद जो हमारे असेसिंग ऑफिसर्स होते हैं, असेसिंग ऑफिसर का काम शुरू होता है। असेसिंग ऑफिसर अब चेक करेंगे और वो जो काम होगा ये सेक्शन नंबर 142 के बेस पे इनका काम शुरू होगा। अब 142 एक्टिव होता है अलग-अलग कंडीशंस में। अगर शॉर्ट में देखा जाए तो 142 एक्टिव कब-कब होगा? एक तो सबसे पहला ये जब हम लोगों ने रिटर्न फाइलिंग 139 सबसेक्शन 1 या सबसेक्शन 5 या सबसेक्शन 4 के बेसिस पे, 6 के बेसिस 4 के बेसिस पे हम लोगों ने अगर नहीं की होंगी, तो इन कंडीशन पे भी 142 सबसेक्शन 1 एक्टिव होता है। और अगर हम लोगों ने किसी 142 सबसेक्शन हम लोगों ने को जो नोटिस आई होगी, उसके बेसिस पे अगर हम लोग रिटर्न फाइलिंग नहीं करते हैं, तो ये भी या फिर हम लोगों को इन्फॉर्मेशन कै माँगा जाता है। अगर आप लोगों ने रिटर्न फाइलिंग की होगी और आपका अकाउंट्स में लगता है अगर इनकम टैक्स अथॉरिटी को कि आपकी इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, तो आपको इन्फॉर्मेशन मँगाया जाएगा या आपकी अकाउंटिंग माँगी जाएगी। तो ये सारी चीज़ों के कारण सॉरी ये 3 चीज़ें हैं, एक रिटर्न के कारण, एक इन्फॉर्मेशन के कारण या फिर एक अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से आपको एक नोटिस आएगा। उस नोटिस किस सेक्शन के थ्रू आता है, तो 142 के बेसिस पे आता है। तो पहला तो कॉन्सेप्ट यही है कि हम लोग अगर इन 2 चीज़ों को इग्नोर करें, इन 2 चीज़ों को इग्नोर करें, तो हम लोगों का 139 का अगला प्रोसेस क्या होगा, हमारा 142 142 में क्या बताया जाता है कि हम लोग का जो मतलब के जो असेसिंग ऑफिसर्स होते हैं, वो आगे प्रोसीड करते हैं और उन सेक्शन को कंटिन्यू करते हुए उनके ऊपर अगर कोई इन्फॉर्मेशन अगर होगा, उस अकाउंट का इन्फॉर्मेशन अगर माँगा जा रहा है, तो उन इन्फॉर्मेशन के लिए आपके पास नोटिस आ सकती है और वो नोटिस किसके लिए किस सेक्शन के अंदर आएगी, तो 142 सबसेक्शन नंबर 1। उनको अगर किसी चीज़ में किसी तरीके से डाउट होता है, अगर असेसिंग ऑफिसर को किसी चीज़ पे डाउट है कि आपका जो इन्फॉर्मेशन है, वो इनकम्प्लीट है या आपके अकाउंटिंग में कोई प्रॉब्लम है या आपने सही तरीके से सारी चीज़ें शो की हैं या नहीं की हैं, अगर किसी भी तरीके से डाउट है, तो आपके अकाउंटिंग या इन्फॉर्मेशन माँगी जा सकती है, ठीक है? तो ये भी कब पॉसिबल होगा, जब आपने रिटर्न फाइल की होगी तब, मीन्स दैट इज़ द सेकंड प्रोसेस आफ्टर फाइलिंग द रिटर्न। 142 1 सेक्शन नंबर 142 के बाद कुछ चीज़ें कंटिन्यू होंगी एंड हम लोग आएँगे 1 सेक्शन नंबर 143 के अंदर। 143 जो होता है ये हमारा 143 सबसेक्शन इसके अंदर भी सबसेक्शंस होते हैं। तो एक सेक्शन होता है हमारा 1 सबसेक्शन 1 होता है जो हमें इंटीमेशन बताता है। मैं इन सारी चीज़ को थोड़ा-सा पहले अपन को प्रोसेस वाइज़ पढ़ रहे हैं ताकि हम लोग जब डिटेल में पढ़ेंगे तो हम लोग को थोड़ी चीज़ पिक्चर क्लियर होगी, क्योंकि थोड़ा बहुत कन्फ्यूजिंग भी है ही। अब आता है हमारे पास एक इंटीमेशन। देखो अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है तो हम लोग अपने पिक्चर में से इस सेक्शन नंबर 142 को हटा सकते हैं, ठीक है? पहले हम लोग को अगर कॉन्सेप्ट को प्रॉपर्ली क्लियर करना है तो हम लोग को सबसे पहले क्या समझना है कि हम लोग को सेक्शन नंबर 139 होता है, फिर सीधा सेक्शन नंबर 143 होता है। उस बीच में अगर उनको लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन उन्हें चाहिए, कुछ अगर रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ अगर इन्फॉर्मेशन उनके बचे हुए हैं, अकाउंटिंग उनको मंगानी है, तो अकाउंट्स मंगाने या ऑडिटिंग कराना होगा, तो वो चीज़ों के लिए उन लोग 142 का सहारा ले सकते हैं, दैट इज़ फॉर द इन्फॉर्मेशन एंड अकाउंटिंग। 142 के अंदर भी 1 होता है, 2 होते हैं, 2A होते हैं, तो उनके भी अलग-अलग पार्ट्स होंगे। तो डिटेल में हम लोग अभी नहीं जा रहे हैं। बट मेन पॉइंट क्या कि हम लोग सबसे पहले रिटर्न फाइलिंग करेंगे, देन 142 का भी स्टॉप रखते हैं। हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं 143 सबसेक्शन 1 में। 143 सबसेक्शन 1 में इंटीमेशन होता है। तो नियर अबाउट हर हर इन द सेंस 99% केसेस में 99% केसेस में इट इज मैंडेटरी टू द नेक्स्ट प्रोसेस टू बी 143 सबसेक्शन 1 दैट इज इंटीमेशन। इंटीमेशन में क्या होता है कि हम लोगों ने जो रिटर्न फाइल की होगी, वो रिटर्न फाइलिंग में कुछ 5 एडजस्टमेंट होते हैं, ठीक है? वो 5 एडजस्टमेंट कर सकते हैं हमारे असेसिंग ऑफिसर इफ दे फील सो। अगर उनको लगता है कि ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, 5 चीज़ें जो रिक्वायर्ड हैं, वो सारी चीज़ों के एडजस्टमेंट होने ज़रूरी है, क्योंकि आपके रिटर्न में वो चीज़ें इनकम्प्लीट लग रही हैं, तो वो ऑटोमैटिक अपने तरफ से एरर को ठीक करेंगे एंड दे विल इन्फॉर्म यू फॉर दैट। तो ये ठीक करने के पॉइंट्स क्या-क्या होंगे? एक तो मैं सिर्फ ऊपर-ऊपर बता रहा हूँ। एक अरिथमेटिकल एरर होंगे, अगर आपके कैलकुलेशन में कुछ अरिथमेटिकल एरर्स होंगी, तो वो 143 सबसेक्शन 1 से ठीक की जाएँगी। अगर अगर जैसे हमें पता है कि डिडक्शन जब भी लेना होता है, तो डिडक्शन के लिए एक चीज़ मैंडेटरी होती है कि आपको रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट के पहले करनी होती है। तो अगर हम लोगों ने डिडक्शन क्लेम कर दिया है और हम लोगों ने रिटर्न फाइलिंग लेट की होगी, तो लॉसेस जो होते हैं सेट ऑफ करने के लिए भी ये दोनों चीज़ों के लिए भी रिटर्न फाइलिंग की डेट मैंडेटरी होती है। तो अगर हम लोगों ने लॉस को सेट ऑफ कर दिया होगा या डिडक्शन डिमांड कर लिया होगा, इन दोनों सिचुएशन में और हम लोगों ने रिटर्न फाइलिंग अभी तक के डेट लेट कर दी होगी, तो ऐसे कंडीशन में हम लोगों को डिसअलाउ किया जाएगा। तो ऐसे कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो मैंडेटरी थी, हम लोगों ने जो गलती की है,
अब उसको कोई ना कोई तो सुधारेगा, तो वो कौन सुधारेगा? तो सेक्शन नंबर 143 के थ्रू 43 के थ्रू इंटीमेशन के सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 1 के थ्रू असेसिंग ऑफिसर हमारे इन गलतियों को सुधारेंगे। ठीक है? अब इसमें यही बोला गया है कि ये चीज़ें तब तक के पॉसिबल नहीं है जब तक आपके पास एक नोटिस ना आया हो। ठीक है? मीन्स आपके पास पहले नोटिस आएगा। देखो हम लोगों ने ओओबीएच पढ़ा ही है, अपॉर्च्युनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। जब तक कि आपको एक बार चांस नहीं मिलेगा सुनने का, आपको बोलने का, एक्चुअल में दिस नोटिस इज नॉट अ टाइप ऑफ ओओबीएच, बट मैं एक बात बता रहा हूँ कि जब तक आपको इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा, इनकम टैक्स अथॉरिटी अपनी तरफ से कोई एक्शन लेगी नहीं। तो आपके पास सबसे पहले तो नोटिस आएगा। ठीक, ये नोटिस कब आएगा, कौन कब किस किस को पर्सन को भेजा जा सकता है, इसकी टाइम लिमिट क्या होती है? इसकी टाइम लिमिट होती है 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच हम लोगों ने रिटर्न फाइलिंग की होगी। तो जिस साल हम लोगों ने रिटर्न फाइलिंग की है वहां से एंड, उसके एंड से, उस मंथ के एंड से लेके एंड ऑफ द 1 ईयर, तो जब तक एक साल खत्म नहीं होता उसके बीच में हमें इंटीमेशन कभी भी आ सकता है। तो ज़रूरी नहीं कि हमने रिटर्न फाइलिंग किया और तुरंत हमारे पास इंटीमेशन आएगा। नहीं, हम कुछ गलतियाँ ढूँढने में उनको भी टाइम लगेगा, तो उनको टाइम कितना मिल सकता है, उनके पास कितना टाइम होगा, तो 1 ईयर का टाइम है उनके पास। जिस साल हम लोगों ने इंटीमेशन फाइल की है, उसके फाइनेंशियल ईयर के एंड के बाद मीन्स आफ्टर 31st मार्च, 31st मार्च के खत्म होने के बाद 1 साल का वेट कर सकते हैं। 1 साल के अंदर वो हमारे पास इंटीमेशन आ सकता है, ठीक है? और ये जो इंटीमेशन है, ये हर केसेस में आता है। 99% बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास एक और सेक्शन है 143 सबसेक्शन 3, दैट इज़ स्क्रूटिनी। तो एक और सेक्शन होता है हमारा सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 3, दैट इज स्क्रूटिनी असेसमेंट। तो एक और असेसमेंट हो गया हमारे पास, ये कौन सा असेसमेंट है? स्क्रूटिनी असेसमेंट। स्क्रूटिनी असेसमेंट किया जाएगा असेसिंग ऑफिसर के थ्रू इफ दे डीम फिट। उनको लग रहा है कि आपके पूरे अकाउंट, पूरे असेसमेंट को ही चेक करना है। सबसेक्शन 1 के थ्रू क्या था कि उनको थोड़ी मोटी गलतियां दिख गई, जिसके बेसिस पे उन्होंने डिसाइड किया कि अब ये थोड़ी मोटी गलतियां ठीक कर दी गई तो ये आपका असेसमेंट बाकी तो प्रॉपर है। बट अगर उनको लगता है कि आपके असेसमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हम लोग फाइंड आउट करते जा रहे हैं, तो आपके पूरे ही असेसमेंट को स्क्रूटिनाइज किया जाएगा एंड दैट वाज अगेन वी कॉल्ड इट एज अ स्क्रूटिनी असेसमेंट। और इस स्क्रूटिनी असेसमेंट को ऐसे ही पास नहीं किया जाएगा, तो इसके लिए भी नोटिस दिया जाएगा। तो वो नोटिस होगा सबसेक्शन नंबर 140 सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 के बीच में। तो ये आगे हम लोग सबसेक्शन सेक्शन नंबर 143 में सबसेक्शन 1, देन सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3। इंटीमेशन की नोटिस भी उसी के अंदर होती है, सबसेक्शन 1 के अंदर ही डिक्लेयर की जाती है। और जो स्क्रूटिनी होती है, स्क्रूटिनी का जो नोटिस होता है वो किस में होता है? तो सबसेक्शन नंबर 2 के अंदर होता है। तो जब तक आपको नोटिस नहीं आएगा तब तक आपके पास स्क्रूटिनी असेसमेंट नहीं किया जा सकता। दूसरा पॉइंट ये है कि इसका टाइम लिमिट कितनी होती है? तो 6 मंथ की होती है फ्रॉम द एंड ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न फाइल्ड। हम लोगों ने जिस साल रिटर्न फाइल की उसके उस मंथ के एंड में के बाद, उस फाइनेंशियल ईयर के एंड के बाद हम लोगों को 6 महीने के अंदर रिटर्न फाइलिंग स्क्रूटिनी का असेसमेंट का नोटिस आ सकता है। तो इसीलिए हम लोगों ने बोला कि 99% 1% चांसेस किसके हैं? तो जब हम लोग को सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 2 आएगा तो ज़रूरी नहीं है कि हम लोग को सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 1 का नोटिस आए, ठीक है? बट ये भी ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों ने 143 सबसेक्शन 2 आया मतलब 143 सबसेक्शन 1 नहीं आएगा। दोनों के दोनों पॉसिबल हैं। मतलब ये 100% हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है? तो ये उन पे डिपेंड करता है। अगर उनको लगता है असेसिंग ऑफिसर को कि हमने 143 सबसेक्शन 2 भेजा है तो 143 सबसेक्शन 1 भेजने की ज़रूरत नहीं है, तो दे कैन डू सो। बट अगर उनको लगता है कि दोनों-दोनों भेजना है तो दोनों के दोनों भी भेजे जा सकते हैं, ओके? तो ओवरऑल अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? सेक्शन नंबर 139 के बाद 139 में हम लोगों को तो रिटर्न के बारे में पढ़ना है, कितने टाइप के रिटर्न होते हैं, ये प्रॉपर थ्योरेटिकल है। अब उसके बाद थोड़ा टेक्निकल आ जाते हैं, सीधा हम लोग 143 के अंदर आ जाते हैं। उसके बीच में हम लोग लास्ट में पढ़ लेंगे कि उसके बीच में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं उनके पास। तो हम लोग सीधा आ जाते हैं 143 में। 143 में सबसे पहले ये 1 है और जो बहुत कॉमन सेंस है। अगर हम लोगों ने 139 पास किया, ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान सारी चीज़ें शो करे और सही-सही शो करे और सही हो भी जाएँ, तो उनको भी चेक करना बनता है। तो वो चेक करेंगे और उन लोग गलतियाँ जो फाइंड आउट करेंगे उसको सुधारना भी तो होगा, तो वो सुधारेंगे किसके थ्रू? तो सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 1 के थ्रू, दैट इज़ इंटीमेशन। तो वो हमें इंटीमेशन देंगे जिसके लिए नोटिस दिया जाएगा, सबसेक्शन 1 के अंदर ही नोटिस दिया जाएगा जो कि 1 ईयर के अंदर होना चाहिए। तो ये याद रखना ईज़ी होगा, सबसेक्शन 1 के लिए कितना टाइम लिमिट है? 1 ईयर। फिर आते हैं सबसेक्शन नंबर 143 सॉरी सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 2 में। ये हमें स्क्रूटिनी का नोटिस देगा। ये क्या देगा? स्क्रूटिनी का नोटिस देगा कि आपका स्क्रूटिनी असेसमेंट होने वाला है, तो उसके लिए आपको नोटिस दिया जा रहा है और इसका टाइम लिमिट कितना होगा? तो 6 मंथ, ठीक है? फिर आते हैं 143 सबसेक्शन 3 में। अब आपको नोटिस मिला है तो
स्क्रूटिनी असेसमेंट तो होगा, तो 143 सबसेक्शन 1 बोलता है स्क्रूटिनी असेसमेंट के लिए। ठीक है, तो फिर आपका स्क्रूटिनी असेसमेंट किया जाएगा एंड दैट स्क्रूटिनी असेसमेंट इज फ्रॉम होम तो असेसमेंट असेसिंग ऑफिसर, तो असेसिंग ऑफिसर के थ्रू आपका असेसमेंट किया जाएगा। तो ये हमारा 139 हो गया। फिर हम लोग आ गए थे हम लोग अपने 143 के अंदर, 143 का सेक्शन भी हो गया। अब ऐसे धीरे धीरे कंटिन्यू होगा, फिर अपन आते हैं अगर 144 के अंदर अगर कुछ भी पॉसिबल नहीं हुआ, असेसिंग ऑफिसर को कुछ भी पॉसिबल नहीं लग रहा है, मीन्स आपने 139 को फॉलो नहीं किया, आपने 142 जो भी पढ़े नहीं है उसके थ्रू नोटिस जो आती है उसके थ्रू आपने नोटिस को भी सही तरीके से आंसर नहीं किया, या कुछ भी चीज़ें सही तरीके से, अब जो भी चीज़ें नहीं हो रही है और आपके पास उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसके बेसिस पे वो आपके असेसमेंट किया जाए, तो आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट किया जाएगा। जो असेसिंग ऑफिसर अपने तरीके से जो उनको फिट लगता है उसके बेसिस पे उन लोग अपना असेसमेंट आपका असेसमेंट करेंगे। तो उनके नाम से समझ में आ रहा है कि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट किया जा रहा है आपका, उनके बेसिस पे अगर उनको लग रहा है सही, उनको करना ज़रूरी, तो उनके टेक्निकलिटी के बेसिस पे उन लोग अपना अपने तरीके से आपका असेसमेंट करेंगे। दैट इज़ 144 बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। तो इन शॉर्ट ये मेन था, यहीं तक का मेन था। बाकी चीज़ें तो थ्योरेटिकली पढ़ते जानी है, पढ़ते जानी, पढ़ते जानी है। एक जो प्रोसेस था हमारे माइंड में आना बहुत ज़रूरी है, वो क्या? तो ये प्रोसेस। क्या-क्या प्रोसेस होता है? तो हम लोग अपनी तरफ से रिटर्न फाइलिंग करेंगे। रिटर्न फाइलिंग के बाद उनका काम शुरू हो जाता है और उनका काम कहाँ से शुरू होता है? तो सेक्शन नंबर 143 से शुरू हो जाता है। अगर थोड़ा इस पॉइंट से देखें तो 143 से उनका काम शुरू होगा और 143 में वो क्या देंगे? तो अपना इंटीमेशन शो करेंगे। इंटीमेशन के कुछ 5 पॉइंट्स होते हैं। पहले 6 पॉइंट हुआ करते थे। अगर किसी ने पढ़ा होगा 6 पॉइंट्स, तो एक पॉइंट क्या हो गया? अमेंड हो गया है। 6 में से अब 5 पॉइंट्स ही बचे हुए हैं। हम लोग अपने किसी 5 पॉइंट्स को 5 पॉइंट्स हम लोग पढ़ेंगे। 5 पॉइंट्स के बेसिस पे हम लोग क्या करने वाले हैं, मतलब इनकम टैक्स अथॉरिटी असेसिंग ऑफिसर क्या करेगी? तो अमेंड करेगी। अब सीधी-सी बात है, आपको बताए बिना तो आपके अकाउंटिंग, आपके रिटर्न को चेंज नहीं कर सकते। तो आपको एक बार नोटिस आएगा, तो नोटिस भी 143 सबसेक्शन 1 में लिखा गया है। फिर 142 में आते हैं। अगर आपको 142 का रिटर्न, देखो अगर हमें क्वेश्चन आए कि 143 सबसेक्शन 1 क्या होना मैंडेटरी है, तो दैट इज मैंडेटरी है। ठीक है, हमें तो पहला आंसर लिखना होगा कि यस इट इज मैंडेटरी, बट इन एक्सेप्ट वन केसेस व्हेन देयर इज फाइल्ड there is a notice from the assessing officer to the SSC in case of 143 subsection 2, that is the scrutiny notice। अगर scrutiny notice आता है तो ऐसे कंडीशन में ही आपको 143(1) का नोटिस आना मैंडेटरी नहीं है। अदरवाइज 100% केसेस में हम लोग को मैंडेटरी होगा कि हमें 143(1) का नोटिस आए। ठीक, तो ये था कॉमन चीजें। अब इनके बीच में एक चीज और पढ़ लेते हैं हम लोग, क्या कि 139 हो गया रिटर्न का, 143 हो गया, ये अपना प्रोसेस शुरू करेंगे। कुछ गलतियां होंगी तो सुधारना है, या आपकी बहुत ज़्यादा गलतियां हैं तो स्क्रूटनी असेसमेंट का आपको नोटिस देना है। अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो उनको अपनी तरफ से बेस्ट जजमेंट करना है, असेसमेंट तो करना ही पड़ेगा। तो ये सारे प्रोसेस थे उनकी तरफ से। अब इन दो चीज़ों के बीच में भी कुछ चीज़ें आती है। यहाँ तो सीधा असेसमेंट की बात हो रही है ना, 143 सेक्शंस में क्या हो रही है, सीधा असेसमेंट की बात हो रही है। इन दोनों के बीच में एक और ऑप्शन होगा उनके पास 142 का। 142 में क्या हो रहा है, आपसे इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा है। सिंपल सी बात यही है कि आपसे इन्फॉर्मेशन मांगे जा रहे हैं। इन्फॉर्मेशन तीन तरीके के हो सकते हैं। एक होता है, देखो कौन से इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं। एक रिटर्न का, रिटर्न का कब होगा, ये तो कॉमन सी बात है, अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं की होगी तब का होगा। बट अगर रिटर्न फाइल की होंगी तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं। एक कि आपसे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगे जाएंगे, वो आपको प्रेजेंट करने होंगे। एक क्या कि आपसे अकाउंटिंग के इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग डिटेल मांगा जाएगा कि आप अपने अकाउंटिंग को प्रेजेंट करो, वो मांगा जाएगा। ये 142(1) के अंदर में होते हैं। एक 2A होता है जिसको हम लोग ऑडिट, अगर आपकी अकाउंटिंग में बहुत ज़्यादा मैटर लग रहे हैं, सारे बहुत ज़्यादा ही दिक्कतें लग रही हैं, तो वो आपके अकाउंटिंग को ऑडिट करने के लिए बोला जाएगा और आपको ऑडिटिंग को भी प्रेजेंट करना होगा। ठीक है, तो इसमें भी बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। तो ये चीज़ें क्या हो गई, 142 जो आ रहा है वो सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन मांगने के लिए आ रहा है। ठीक है, किसी भी तरीके से आपसे नॉलेज लिया जा रहा है कि आपने जो रिटर्न फाइलिंग की है उसमें कोई प्रॉब्लम है क्या। हम लोग को जज करना है, हम लोग को स्क्रूटिनी करनी है, पूरा असेसमेंट नहीं करना है। बस हमें क्या करना है, आपको चीज़ों को चेक करना है। उसके बेसिस पे हम लोग भले ही स्क्रूटिनी असेसमेंट करेंगे, वो बात अलग है। उसके बेसिस पे हम लोग जब असेसमेंट करेंगे तो तब कौन से सेक्शन का हेल्प लिया जाएगा, तो 143 सबसेक्शन 3 का हेल्प लिया जाएगा। दैट इज द नेक्स्ट लेवल पॉइंट। बट द फर्स्ट पॉइंट इज यहाँ पे हम लोग को सिर्फ 142 में इंफॉर्मेशन देना है। ठीक है, अब फाइनली लास्टली हम लोग मेन एंटर करने से पहले एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं इन सारी चीज़ों का फटाफट, ताकि हम लोग को और अच्छे से समझ में आए। सेक्शन नंबर 139 से हमारा प्रोसेस ऑफ असेसमेंट शुरू होगा, जिसके अंदर हम लोग को रिटर्न फाइल करना होता है। तो रिटर्न ऑफ इनकम को मैं यहाँ डिटेल में क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी थ्योरी है। सेक्शन नंबर 139 अपने आप में बहुत बड़ा सेक्शन है। इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के सेक्शंस होते हैं।
तो वो हम लोग डिटेल में ही पढ़ने होंगे। बस सबका मेन मोटो यही होगा कि हमें रिटर्न फाइलिंग करनी होती है डेट के अंदर, ड्यू डेट के अंदर, टाइम के अंदर। अगर आपने नहीं किया तो बहुत सारे ड्रॉबैक्स होंगे जो आपको फेस करने पड़ेंगे। तो 139 हमें सिर्फ बताता है रिटर्न फाइलिंग के बारे में। रिटर्न फाइलिंग का मतलब क्या होता है, हम लोगों ने जो हम इनकम अर्न किया है उसका जो इन्फॉर्मेशन होगा भाई, वो इनकम टैक्स अथॉरिटी को पता तो चलना चाहिए कि आपके पास इनकम क्या क्या आ रही है। उसी बेसिस पे तो आपके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, तभी तो उसके बेस पे आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। वो भी तो चेक करेगी आपका इनकम कितना हो रहा है। तो वो रिटर्न ऑफ इनकम अपना एक इन्फॉर्मेशन डेटा प्रेजेंट किया जाता है हमारे थ्रू इनकम टैक्स अथॉरिटी के ऊपर। फिर आते हैं, उसके बीच में भी बहुत सारे सेक्शन हैं, लेकिन आते हैं हम लोग अभी 142 सबसेक्शन 1 के अंदर। सबसेक्शन 142 के अंदर 142 इज फॉर द इन्फॉर्मेशन। 142 क्या होता है, इन्फॉर्मेशन होती है इन तरीके से कि आपने रिटर्न ऑफ इनकम या तो फाइल नहीं की है, या फाइल की है तो थोड़ा बहुत कम लग रहा है, या तो अकाउंटिंग में कुछ गलतियां लग रही हैं। तो इनके इन्फॉर्मेशन के लिए हम लोग 142 का बेस लेते हैं, मतलब असेसिंग ऑफिसर। ये होता है असेसी का काम, ठीक है। ये होता है असेसिंग ऑफिसर का के लिए। 143 भी होगा, 143 भी होता है असेसिंग ऑफिसर के लिए। ये होगा, सपोज मान ही लो इसको, ये प्रॉपर असेसमेंट के लिए हो रहा है, ठीक है। 142 के बेस पे हो या 139 के ही बेस के ऊपर हो, हम लोग को असेसमेंट करना पड़ेगा। 143 में एक टाइप ऑफ असेसमेंट है। देखो, जो मैं असेसमेंट इसलिए बोल रहा हूँ, सबसेक्शन 1 जिसको इंटीमेशन नाम दे रहे हैं, उसको कभी कभी कोई कोई समरी असेसमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। वो एक टाइप ऑफ समरी असेसमेंट भी, मतलब सबसेक्शन 1 से ही स्टार्ट हो गया हमारा असेसमेंट, ठीक है। भले ही हम लोग उसको इंटीमेशन नाम दे, तो भी वो क्या है, एक टाइप का असेसमेंट है, दैट इज समरी असेसमेंट है। क्लियर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 143 सेक्शन जो है वो असेसमेंट का प्रोसेस ही है। 143 हो गया, 144 भी असेसमेंट है। तो मेन जो था, मुझे शुरू करने के पहले यही इंपॉर्टेंट बताना जरूरी था। यहाँ से लेके यहाँ तक मीन्स हमारे 139 से लेके 144 के बीच में क्या क्या होने वाला है, जो भी पढ़ने वाले हैं उनके बीच में कोई कॉन्टैक्ट होना चाहिए, कोई रिलेशन तो होना चाहिए। वो रिलेशन हमें समझ में आएगा तभी हम लोग आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसीलिए हम लोगों ने, मैंने इस पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल बताया। अब हम लोग अब जब इसको पढ़ेंगे प्रैक्टिकली, इस सेक्शन में जब जाएंगे, तो हम लोग को क्लियरली अच्छे समझ में आएगा कि क्या हम लोग को, मुझे क्या प्रेजेंट करना है। क्लियर है? तो चलो, ये होने के बाद आई होप तुमको समझ में आया होगा। बस अब हम लोग अपन स्टार्ट करते हैं अपना अगला लेक्चर। तो खैर, आज की वीडियो में बस इतना ही करते हैं। हम लोगों ने पूरा बेसिक समझ लिया है, तो अब जब इसको स्टार्ट करेंगे तो हम लोग को थोड़ा बहुत अच्छे समझ में आएगा। अब हम लोग का जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो पूरा डिटेल में हम लोग सारे सेक्शन के थ्रू पढ़ेंगे, ठीक है। सो आई होप तुम लोग ये सारे वीडियोस, आई होप तुमको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो इसका आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।